चलिए तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल क्या है। पॉजिटिव वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो फोर्स की डायरेक्शन हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो ऑब्जेक्ट के या वस्तु के, वो सेम होनी चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तब वर्क डन कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और मैक्सिमम होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। जैसे इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी अगर हम कहें, दिया है कि इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, ऑफ मास m अंडर द ग्रेविटी या अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, under the force of gravity, under the force of gravity through a height h, through a height h। कहने का मतलब जो फ्री फॉल होने का मतलब है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, ऊपर से वो गिर रही है, ठीक है ना। और कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, किस फोर्स के वजह से आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो कोई बॉडी है वो h हाइट तक गिरती है, ऊपर से नीचे, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हम लोग mg से डिनोट करते हैं, वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी is in the direction of displacement h। h के डायरेक्शन में होता है, कोई चीज ऊपर से गिरती है तो h के डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, द वर्क डन by the force of gravity, by the force of gravity, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज W इक्वल टू mgh, ठीक है ना, क्या होगा h, ये क्या होगा, दिस इज द पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्क डन। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन होने के लिए कंडीशन है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब थीटा विल बी 0, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो WF गुणे S इंटू S। तो ये एग्जांपल आपके बुक में है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम एक एग्जांपल दे देते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर ये है कि आप अगर हम कोई फुटबॉल है जिसे जो ग्राउंड पर है उसे हम किक करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 2 है, या हम कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए उसे कितना फोर्स चाहिए, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उसे हम ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई बॉडी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस बॉडी के द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि वो बॉडी जो फोर्स लगा रही है या उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी पर, उसकी डायरेक्शन और उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जैसे हमने अभी जो एग्जांपल दिया है, ठीक है ना, अभी हमने जो एग्जांपल दिया है कि ऊपर से वो गिर रही है, फ्री फॉल है, तो कोई भी चीज अगर फ्री
फॉलिंग हो रही है, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंतर्गत गिरती है। लेकिन हम उसके अपोजिट अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो हम फोर्स लगा करके उसको ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे द्वारा बॉडी पर किया गया कार्य क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। या अगर हम कोई बॉल है, फुटबॉल है जो ग्राउंड पे लेटा हुआ, और उसको अगर हम किक करते हैं, क्या करते हैं, किक करते हैं, तो फुटबॉल जो है फोर्स के डायरेक्शन में, हमारे किक जो फोर्स ऑफ किक है उसके डायरेक्शन में मोशन करता है, तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वर्क डन इज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें यहाँ पे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि when we kick a फुटबॉल, यानी कि जब हम एक फुटबॉल को किक करते हैं, लाइंग ऑन द ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड पे है, लाइंग ऑन द ग्राउंड पे है, देन द फुटबॉल स्टार्ट मूव करने लगता है ना, देन द फुटबॉल बॉल स्टार्ट मूविंग, ठीक है ना, स्टार्ट मूविंग। द फोर्स ऑफ आवर किक, तो हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ किक है, यहाँ पे कहेंगे कि द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ किक इज पॉजिटिव, because the displacement of football is in the direction of force, is in the direction of the force। तो यहाँ पे जो हम किक का फोर्स है उस पे जो है उसी डायरेक्शन में फुटबॉल जाती है, ठीक है ना। अब जैसे कोई फुटबॉल है ये यहाँ पे, अगर हमें इस पे फोर्स लगाते हैं तो फुटबॉल इसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो जब फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। उसी तरह से के रूप में दिया है, आप मैं समझा देता हूँ, आप इसको आसानी से, आपके पास बुक है तो नोट बना सकते हैं। जैसे कोई कुली है, कोई लोड उठा रहा है ना, उसे ऊपर उठा रहा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई कुली है या कोई भी व्यक्ति है जो किसी लोड को उठा रहा है, ठीक है ना, तो उस लोड को उठाने के लिए उसे कितना फोर्स चाहिए, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल फोर्स चाहिए। तो वो व्यक्ति या कुली जो भी लोड को उठा रहा ऊपर, तो उस लोड पर किया गया कार्य उस व्यक्ति द्वारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लोड उठाने की डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऊपर की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि जो फोर्स लगाया जा रहा है लोड पर बाय द कुली द्वारा, तो जो वर्क डन होगा कुली द्वारा लोड पर वो क्या होगा, पॉजिटिव,
क्योंकि जो पुली द्वारा लगाया गया फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बोथ आर क्या है, सेम है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन सेम हो और कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप नोट में लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक दो एग्जाम्पल दे दिया, बाकी आपके बुक में है, ठीक है। हम कहेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव मैंने कब होता है कि वर्क डन इज पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होता है, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स in the direction of motion of the body, acts in the direction of motion of the body, ठीक है ना, motion of the body, ठीक है ना। work done is positive when a force acts in the direction of motion of the body, direction of motion of the बॉडी, तो बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा तो वो पॉजिटिव होगा। एक चीज और है कि जब पॉजिटिव वर्क डन होता है वो बॉडी की स्पीड को बढ़ाता है, जो पॉजिटिव वर्क डन होता है वो बॉडी के स्पीड को बढ़ाता है। पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो यहाँ लिखेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन increases, positive work done increases the speed of the body, क्यों, क्योंकि वो फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स उसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द बॉडी या स्पीड ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क हमेशा याद रखना तब होगा जब फोर्स के ही डायरेक्शन में बॉडी मूव करे, और पॉजिटिव वर्क के कारण जो होती है वो बॉडी की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना, उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती। अब चलिए हम केस नंबर 2 लेते हैं, एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, ठीक है ना, कि जब हम थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं, 90 डिग्री रखते हैं, तो थीटा आप जानते हैं क्या होता है, थीटा आपको पता है क्या है, थीटा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सच दैट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि cos 90 डिग्री क्या हो जाता है, आपको पता होगा वो 0 होता है, इससे WF/S cos 90 डिग्री का मतलब होता है ये चीज पूरी क्या हो जाएगी, 0, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, hence the work done is 0, hence the work done is 0, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे एक से एग्जाम्पल हैं, अभी हम लोग नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल का मतलब यह है कि जैसे कोई आपके बुक में ही दिया है तो आप उसे नोट कर सकते हैं कि जैसे कोई कुली है,
अगर वो वॉक करता है मतलब मूव करता है, हॉरिजेंटली मूव करता है कोई लोड लेकर के, ठीक है ना, तो जो लोड पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो मूव कर रहा है लेकर के उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। किधर मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। अब जैसे कि लोड है, मूवमेंट इसका हॉरिजॉन्टल है, लोड यहाँ पे काम कर रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। देखिए चल तो ऐसे रहा है और हाथ में लोड या सूटकेस कोई पकड़ा हुआ है, तो उस सूटकेस का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा। तो और चल रहा है हॉरिजेंटली चल रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लोड के क्या है? नॉर्मल है। लोड के क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, ठीक है ना, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट जो है वो नॉर्मल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? नॉर्मल टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोले तो वर्क डन होगा बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन द्वारा यहाँ वर्क डन होगा, क्योंकि जो फिर फ्रिक्शन जो लग रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब आदमी कोई मूव करता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाता है। तो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है आदमी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो कुली जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो जो ग्राउंड या अर्थ का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके अपोजिट मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि कुली पर वर्क किया जाएगा बाय किस फोर्स के द्वारा? बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है? बाय द ग्राउंड, है ना। तो यहाँ पे वर्क होगा लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा होगा, लेकिन लोड यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि कोई बॉडी अगर मूव है ना, कोई बॉडी अगर मूव करती है ना सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो जैसे बात आपने पीछे पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलोंग होती है ना, भीतर की तरफ, सेंटर की तरफ होती है। लेकिन जो बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसकी जो मोमेंट की डायरेक्शन होती है, मूव करने का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, तो इसके मोमेंट की जो गति की जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में है, और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। तो याद रखना कि जब भी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस फोर्स द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन जो है बाय दिस दैट फोर्स या दिस फोर्स विल बी जीरो, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में निकाला है कि cos 90 इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए वर्क डन इक्वल टू जीरो। तो याद रखना कि अगर फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा, विल बी जीरो, ठीक है ना।
तो इस तरह के बहुत सारे केस आएंगे। अब जैसे कि ये अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है सर्कुलर पाथ पर। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य जो होता है, जो सन और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य वहां पर भी जीरो होगा, क्योंकि वो भी सर्कुलर पाथ में, अर्थ भी है सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। तो मोशन के डायरेक्शन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, वो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ वहां पे वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है ना? बिकॉज क्यों जीरो होता है? तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन में अगर हम लिखना चाहें तो आप उसका रीजन लिख सकते हैं। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है ना? एंड इट इज एट ए राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द बॉडी, टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं तो मोशन के डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन परस्पर क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी जीरो। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि जो स्पीड, ठीक है ना, जो स्पीड होती है ऑफ द बॉडी, जो सर्कुलर मोशन करती है कोई बॉडी, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, जब स्पीड चेंज नहीं होती है तो आगे आप पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हाफ mv², है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे b क्या है? वो स्पीड है। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, इसलिए बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है ना? तो सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी की स्पीड अनचेंज होती है, उसी तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है ना? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। तो देखिए कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ आएगी। कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय ए फोर्स टू बी जीरो। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है या तो उसकी यस जीरो हो, पहली कंडीशन या तो यस जीरो हो, और दूसरी कंडीशन ये है या तो थीटा इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ये दो कंडीशन है। ठीक है ना? पहला है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, पहला ये है कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो कंडीशन है जहां पे वर्क डन क्या हो? जीरो होता है। याद रखना, दो कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो आपके बुक में ये सारी चीजें दिया है, तो आप हैंड राइटिंग में अपने बुक से नोट्स बनाइए। ठीक है ना? मैं केवल समझा दे रहा हूं। ठीक है? तो आप इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, चाहे तो नोट में लिख सकते हैं कि कंडीशन में ये है कि क्या होता है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज जीरो कब? वर्क डन इज जीरो when force acts, when a force acts at right angle to the, या normal, at right angle
at right angles to the direction of motion of the body, direction of motion of the body। और इस केस में क्या होता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, एक ये कंडीशन है, दूसरा ये हो सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो। ठीक है ना, तो उदाहरण के लिए आपके बुक में हमने बता भी दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि जो जीरो वर्क में क्या होता है कि जीरो वर्क डन बाय ए फोर्स, यहाँ लिखेंगे कि जीरो वर्क डन बाय ए फोर्स has no effect on the speed of the body, has no effect on the speed of the body, तो जब स्पीड ऑफ बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए शो या therefore there is no change in the kinetic energy of the body। ठीक है ना, तो उदाहरण में वो सारी सर्कुलर मोशन आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल में वो सारे सर्कुलर मोशन आप दे सकते हैं, जैसे अर्थ का या जितने भी सेट प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी काम कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया उस पर काम जीरो होता है। जैसे जितने भी सेटेलाइट्स हैं, जैसे मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा उस पर किया गया कार्य जो होता है, मून द्वारा जो वर्क किया जाता है वो जीरो होता है। तो जहाँ भी एक कंडीशन आएगी वहाँ पे ये होगा। तो यही वजह होती है कि स्पीड जो है वो फोर्स जो है बॉडी का स्पीड नहीं बढ़ा पाता है, स्पीड नहीं बढ़ाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ पाती है, वो भी कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है ना, अब एक तीसरा स्पेशल केस आता है कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वो फोर्स के डायरेक्शन के क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है ना, केस तीसरा है। केस थर्ड है कि व्हेन क्या हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट opposite to the direction of the, such that the direction of the displacement opposite to the direction of force। तो यहाँ पे क्या होता है, cos 180 डिग्री होता है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये, क्योंकि यहाँ पे cos 80 डिग्री का मान -1 होता है, द वर्क डन इज नेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पे, इसे हम लोग कहेंगे द वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव।
अब इसमें है कि कोई बॉल है, मास m के है, कोई बॉल है जिसका मास m है, उसको थ्रोन अप मतलब ऊपर फेंका गया वर्टिकली थ्रू ए हाइट h ऊंचाई तक ऊपर फेंका गया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं h ऊंचाई तक फेंका गया, यहाँ पे जैसे कोई बॉडी यहाँ पे है, ए पोजीशन में है, इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया A to B पोजीशन में h हाइट थ्रू h हाइट। तो जाहिर सी बात है इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इस बॉडी पर, जो बॉडी हम फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे इस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी द्वारा वर्क डन होता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर है। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, विल बी 0, ठीक है ना। अब जैसे कोई फुटबॉल है लाइंग ऑन द ग्राउंड पे लेटे हुए और हम उसे किक मारते हैं, तो क्या होता है कि किक बाय द फोर्स ऑफ किक द्वारा वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स के ही डायरेक्शन में बॉल मूव करती है। लेकिन कुछ देर के बाद अगर हम उसको किक मार के छोड़ दें तो कुछ देर के बाद बॉल रुक जाती है। तो किस फोर्स के कारण रुक जाती है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फुटबॉल के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट मोशन डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन फोर्स की। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो किया गया कार्य होगा फुटबॉल पर, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन बाय द फोर्स ऑफ किक द्वारा, फोर्स द्वारा किया गया कार्य जो होगा फुटबॉल को पॉजिटिव होगा, जैसा हमने पीछे बताया था। लेकिन बाय द फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव, because the direction of friction force is opposite to the direction of the motion of the body। अगर बॉडी मतलब वही फुटबॉल, तो दोनों के मोशन अलग डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो हमारा जो कैलकुलेशन थ्योरेटिकली क्या W नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से तमाम एग्जाम्पल आपके बुक में है, आप उससे वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप नोट्स क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वर्क डन होता है ये बॉडी के स्पीड को डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। और नेगेटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन तभी होता है जब फोर्स की डायरेक्शन जो है बॉडी के मोशन की डायरेक्शन के क्या हो, अपोजिट हो। फोर्स की डायरेक्शन और बॉडी के मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कि वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव when a force acts opposite to the direction of motion of the body, ठीक है ना। हम लिखेंगे नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना, नेगेटिव वर्क डन बाय ए फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय ए फोर्स
decreases the speed of the body। मतलब जब ये फोर्स के मोशन के अपोजिट लगेगा तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा, लास्ट में बॉडी को स्टॉप कर देता है। ठीक है ना। तो नेगेटिव वर्क डन बाय ए फोर्स डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और भी है, हम नोट में लिखते हैं इसको। कि अगर थीटा जो है 90 डिग्री के से छोटा, तो वर्क डन विल भी क्या होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना। वर्क डन विल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि थीटा अगर एक्यूट एंगल हो, क्या हो, एक्यूट एंगल हो, 90 पे तो 0 हो जाता है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है ना। अब जैसे क्या है कि कोई हम जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हम कोई भार लेकर के और कोई सामान लेकर के अगर हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं या सीढ़ी से उतरते हैं, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सीढ़ी ऐसे कुछ बनी रहती है, कोई चीज़ हम लेकर सीढ़ी पे ऐसे चढ़ते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, लेके चढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर है, क्योंकि हम ऐसे ही तो लेकर के चढ़ते हैं। तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो क्या बनेगा, एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज सामान को लेकर के नीचे उतर रहा है तो कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर लग रहा है। ठीक है ना। तो देखिए इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब वर्क डन विल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क डन क्या है, स्पीड को इंक्रीज करता है बॉडी को, और नेगेटिव क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जीरो वर्क डन तो उसकी स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। चलिए हेडिंग है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ये होता है W बराबर mgh। mg क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी बॉडी का मास m हो तो g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास m है, जैसे कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है ना। अब उसको दो तरह से आप नीचे लाइए। जैसे ये जब नीचे आएगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो उसको डायरेक्टली लेके आए, चाहे तो उसको इंक्लाइंड प्लेन से लेकर आए, तो हमारा जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेम होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्व फोर्स होता है। ठीक है ना।
संरक्षी बल जिसको कहते हैं। तो कंजर फोर्स द्वारा किया गया वर्क जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। पाथ डिपेंडेंट मतलब वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता। हम कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी रास्ते से लेके आए, ठीक है ना, वर्क डन सेम होता है। तो ये केवल फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कोई बॉडी है, ये बॉडी है जिसका मास m है, हम उसको डायरेक्टली ऐसे लेके आ सकते हैं और चाहे तो फिर हम इंक्लाइन प्लेन के द्वारा इसको लेके आए। तो ये बॉडी ऐसे आए चाहे ऐसे आए, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि इस रास्ते से यहाँ से आएगा, तो अभी हमने पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है। अब देखिए दोनों की सेम डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट हमारा h है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg है, ठीक है ना, जो हमारा फोर्स है, बॉडी का मास m है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है h, और यहाँ पे थीटा क्या हमारा है 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा mgh, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यस है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, मतलब ये हमारा अर्थ है, तो भी वर्क डन हमारा यही होगा, क्योंकि वो वर्टिकल हाइट तो h ही चला, भले वो इस रास्ते से आया होगा लेकिन वर्टिकल हाइट क्या चला है h, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में वो कितना चला, h हाइट चला। तो फोर्स के डायरेक्शन में h हाइट चला, तो फोर्स के डायरेक्शन में उसका वर्क क्या होगा, तो mgh ही होगा। भले आप मान लीजिए इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, प्रेजेंट में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम s cos थीटा अगर लगाते हैं, तो देखिए cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी h अपॉन s। तो यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा s cos थीटा। हालांकि वर्क डन जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, ये अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन तो हो जाएगा ये mg s cos थीटा। mg क्या होगा, s cos थीटा, लेकिन h cos थीटा को ही हम क्या लिखते हैं h, इसलिए w बराबर क्या हो जाएगा mgh, ठीक है ना, w बराबर क्या हो जाएगा mgh, ठीक है ना। तो देखिए इस रास्ते से आए तब भी वर्क डन वही होगा, इस रास्ते से आए तब भी वर्क डन वही होगा भाई, वो बशर्ते क्या है कि s cos थीटा को हम h ही लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली फेंका जा रहा है, थ्रोन अप, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। वर्टिकली एक हाइट h है, या तो उसको डायरेक्टली ऊपर फेंका जाता है, ठीक है ना, या तो फिर उसे किसी स्लोप द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे कि स्लोप है, यानी कि इस तरह से बॉडी यहाँ पे है और इसे इस डायरेक्शन में ऐसे ले जाया जाता है। अब दोनों की तरह से बॉडी यहाँ पे मान लीजिए आ गई, तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पे नीचे लगेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये मान लें हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा है, और ये देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल है तो ये 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का कोण 90 प्लस थीटा। तो चलिए अगर हम वर्टिकली h हाइट थ्रू h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द
फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इस क्या होगा एफ एस। यहाँ पे एंगल जो है कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा। फोर्स की डायरेक्शन और एच की डायरेक्शन तो यहाँ A180 डिग्री है। तो एफ एस cos 180 का वैल्यू माइनस होता है, यानी कि ये नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसका मान mg है और इसका मान क्या है, h। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन अगर इस बॉडी द्वारा, इस ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर है। तो इस ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा, जिधर जा रही बॉडी डिस्प्लेसमेंट उधर है, बॉडी का फोर्स भी उधर ही लगा है, ठीक है ना। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन बाय द बॉडी द्वारा क्या किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से लेके जा रहे हैं, एक स्लोप के रास्ते से, इंक्लाइन प्लेन के रास्ते से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, हालांकि नेगेटिव यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो F गुणे S कॉस क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा। कॉस का ना ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, यानी कहने का मतलब जो एंगल 90 से ज़्यादा होते हैं उसके लिए कॉस नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर देखिए इसे लिख सकते हैं एफ एस, और कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा जानते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि जो साइन थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम h की बात करें तो यस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h। तो हमारा तब भी हमारा सूत्र क्या बना, ये नेगेटिव में ही आएगा, इसलिए हमने पहले से लिख दे रहा हूँ नेगेटिव। तो h साइन थीटा, यस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एच। और f यहाँ पे क्या है, f हमारा क्या है, mg है, तो इसलिए w बराबर क्या होगा, माइनस mgh। तो देखिए चाहे इस तरह से लेके जाएं चाहे इस तरह से, उसका जो वर्टिकल हाइट होता है, यानी जो फोर्स के डायरेक्शन में जो हाइट होता है h है, तो दोनों केस में अगर हम वर्क डन देखें तो सेम सेम आ गया, चाहे हम इस तरह लेके ऑब्जेक्ट को जाएं चाहे इस तरह लेकर के जाएं, ठीक है ना, चाहे इस रास्ते से चाहे इस रास्ते से। लेकिन वर्क डन जो है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, सेम, ठीक है ना। तो ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, जिसे हम लोग कंजर्व फोर्स कहते हैं। कंजर्व वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस रास्ते से ले जाएंगे वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, किया गया कार्य जो है सेम होता है, वो केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इसे हम लोग कंजर्व फोर्स कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, कंजर्व फोर्स या संरक्षी, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को 10 वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम, है ना, लिख सकते हैं कि 10 इस प्रकार वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी is same whether the body comes down from a certain height,
सर्टेन हाइट, ठीक है ना, एक सर्टेन हाइट से डायरेक्टली आए, है ना, सर्टेन हाइट डायरेक्टली or by a inclined path, ठीक है ना, या तो डायरेक्टली आए या तो बाय इंक्लाइंड पाथ, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम वेदर द बॉडी कम्स डाउन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट डायरेक्टली और बाय ए इंक्लाइंड पाथ, है ना, चाहे इस तरह से आए चाहे डायरेक्टली आए, चाहे इस तरह से डायरेक्टली जाए या इस तरह से, वर्क डन सेम होगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव भी होता है, अरे अगर बॉडी जो है फ्री फॉल कर रही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कोई बॉडी इसके अगेंस्ट ऊपर जा रही है तो इसके द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस साइंस जो होता है वो वर्क को नेगेटिव पॉजिटिव के लिए है, आने के डायरेक्शन के लिए है। अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर ही फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्क डन है तो बॉडी का स्पीड भी बढ़ाएगा, नेगेटिव वर्क डन है इसका मतलब है कि बॉडी की स्पीड को घटाएगा। वर्क डन 0 है तो स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क के, यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, तो देखिए यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो जूल होता है। एसआई यूनिट हम अगर बात करें, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है ना, क्या होता है, जूल। शार्ट में इसको हम लोग केवल जे लिखते हैं, एब्रीविएट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। हालांकि इसको हम लोग और भी कह सकते हैं, एक इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर, क्योंकि हम W बराबर क्या होता है, F गुणे S, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर आर जूल, तो यहाँ लिखेंगे कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर आर जूल, ठीक है ना, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। देखिए न्यूटन मीटर जो है, एक चीज की और यूनिट आई थी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स की भी क्या आई थी, न्यूटन मीटर ही आई थी, लेकिन दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो डिफरेंट है। टार्क डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है और वर्क डिफरेंट है। टार्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है और वहीं पे वर्क आपका स्केलर है। तो यूनिट सेम है, उसे न्यूटन मीटर ही लिखा जा सकता है, इसको जूल भी लिखते हैं। तो डिफरेंट जो यूनिट सेम है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वांटिटीज भी सेम होती हैं, ठीक है ना, सेम नहीं होती हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन और 1 मीटर। 1 न्यूटन एंड 1 मीटर। तो 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि 1 जूल वर्क की अगर हम डिफिनीशन लिखें, यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ 1 जूल, तो हम लिखेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done। ठीक है ना। when a force of 1 Newton displaces the body displaces a body या the body through a distance one distance of 1 meter, ठीक है ना, in its own direction। ठीक। अब इसके कुछ बिगर यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग किलो जूल कहते हैं। किलो जूल, मेगा जूल, जीगा जूल, ठीक है ना, जिसको हम लोग किलो जूल, 1 किलो जूल, 1 मेगा जूल, 1 जीगा जूल। अगर हम जूल में देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसको 10 टू पावर 3 जूल लिख सकते हैं, 10 टू पावर 6 जूल लिख सकते हैं, 10 टू पावर 9 जूल लिख सकते हैं। ये सब बिग यूनिट्स हैं। क्या है? बिग यूनिट्स ऑफ वर्क एसआई में। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग इसकी जो है सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट क्या होती है? वर्ग होती है। यहाँ लिखेंगे कि इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। 1 अर्ग का मतलब होता है 1 डाइन, फोर्स का डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर। 1 अर्ग मतलब 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें कि 1 अर्ग वर्क क्या होता है, तो लिखेंगे कि 1 अर्ग वर्क इज said to be done। ठीक है ना। when a force of 1 dyne displaces the body या a body through a distance of 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, in its own डायरेक्शन। मतलब वो फोर्स की डायरेक्शन में। तो 1 अर्ग वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डाइन। 1 डाइन डिस्प्लेस फोर्स करता है किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर अपने ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन जो होता है वह अर्ग होता है। और इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। ठीक है ना। अब रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, रिलेशनशिप बिटवीन द जूल एंड अर्ग, between joule and
अर्ग। तो रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, तो जाहिर सी बात है कि 1 जूल जो होता है वो होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है ना। और 1 न्यूटन में आप जानते हैं कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए 1 जूल बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन 10⁻² सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 10⁻7 डाइन गुणे सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 जूल जो होगा 10⁻7 अर्ग होता है, ये चीज, ठीक। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम वर्क इस तरह से निकालते हैं। हमने अभी जो पढ़ा वर्क का जो फार्मूला पढ़ा है, तो उसमें फोर्स कांस्टेंट, मतलब किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अभी हमने जो पढ़ा है तो उस पर क्या है कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, तब क्या होगा। हालांकि ये चीज़ नोट की है, ये कंडीशन है कि नोट में ही लिख लीजिए कि व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जब फोर्स वेरिएबल होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो तरीका होता है। इंटीग्रल मेथड से होता है जिसको हायर क्लास में पढ़ेंगे, और एक होता है ग्राफ मेथड। एक क्या होता है, ग्राफ मेथड। हम क्या करते हैं कि फोर्स बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बदल रहा है, तो हम इन दोनों के बीच ग्राफ खींचते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचते हैं। अगर हम कहें कि इफ जो है फोर्स जो है वो समान प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के, तो हम क्या करते हैं कि इनके बीच ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ से जो इनक्लोज होता है, एरिया होता है, उसको निकाल लेते हैं, और वही वर्क डन के बराबर होता है बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। तो जो एरिया इनक्लोज होती है ग्राफ से, ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच की जो एरिया होती है, वही क्या बताती है, वही जो है वर्क डन देती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अगर फोर्स, एक समझाने के लिए एग्जांपल है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में दो एक्सिस लेंगे, तो जो एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं। तो फोर्स को हम लोग इधर लेते हैं, फोर्स को एक्स वाई एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट को इस एक्सिस पे लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों मान लीजिए प्रोपोर्शनल हैं, तो एक सीधी लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब जो स्केच है, यानी जो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जो इंक्लोज एरिया है, वही एरिया जो है वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो एरिया होती है वो क्या देता है, वर्क डन, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि द एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ एंड द डिस्प्लेसमेंट, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्केच या बाय द ग्राफ, जो हमारा स्केच
ये भी लिख सकते हैं बाय दी स्केच, ठीक है ना, बाय द स्केच एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है ये, एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यानी कि इस स्केच और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के एनक्लोज के बीच जो घिरी हुई एरिया, ठीक है ना, गिव्स द वर्क डन, गिव्स द वर्क डन, ठीक है ना, ये जो एरिया है वो वर्क डन दे रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का ही एरिया मिले, हमने यहाँ पे सुविधा के लिए इन दोनों को प्रोपोर्शनल मान लिया है। और भी जटिल अगर ग्राफ बनता है तो उसके लिए हम इंटीग्रल मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसको हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ से वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा W इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे एरिया ऑफ द ग्राफ की एरिया ऑफ द ग्राफ, तो यहाँ पे ग्राफ किस टाइप का है, तो वो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी एरिया होती हाफ, बेस क्या है OB, हाइट क्या है AB, यही क्या है वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये मेथड जो है हर सिचुएशन में लागू होता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, है ना, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, है ना, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर यहां पे फोर्स कांस्टेंट हो जाए, तभी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ग्राफ खींचना है, हमें डिस्प्लेसमेंट को इधर लेना है और फोर्स को इधर लेना है। अब फोर्स बदल नहीं रहा, फोर्स कांस्टेंट रहा, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की जो वैल्यू है, मान लें यहाँ तक है, जो भी है 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी है वो नहीं बदल रही, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स नहीं बढ़ रहा। तो जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल होगी। ग्राफ जो आएगा हमारा, जो स्केच आएगा वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल। क्योंकि देखिए फोर्स तो कांस्टेंट है, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट तब भी वही फोर्स उतना ही, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तब भी फोर्स यहाँ तब भी वही, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ तब भी वही फोर्स, यहाँ तब भी वही फोर्स, यहाँ तब भी वही फोर्स, ठीक है ना। अब इसकी अगर हमें वर्क डन निकालना है तो इससे इनक्लोज एरिया का, से इनक्लोज जो एरिया होगी वही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये O था, वो ओरिजिन है, और यहाँ पे जो है C मान लो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, ये क्या है ABCO। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, जानते हैं कि जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मान लो लेंथ ब्रेथ तो F इंटू S, तो यही निकल गया न्यूटन मीटर, या इसी को जूल कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ग्राफ मेथड जो है निकालने का,
वो अप्लीकेबल होता है सभी सिचुएशन में। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो या तो फार्मूले से निकालिए या तो ग्राफ से, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट के साथ तो कहने का मतलब हम उनके बीच ग्राफ खींचेंगे, एक स्केच खींचेंगे और उस ग्राफ से इनक्लोज्ड जो एरिया होगी वही वर्क डन के इक्वल होगी। ठीक है ना। तो एरिया कुछ भी हो सकती है, बशर्ते हमने यहाँ पे सिंपल एक ट्रायंगल लिया था इसलिए फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल दिखा करके। नहीं तो फिर जटिल अगर कंडीशन आती है तो हम इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रल मेथड जो है यूज करते हैं, जिसको आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इंटीग्रल मेथड से कैसे बड़े आसानी से वर्क डन निकाल लेते हैं जब फोर्स वेरिएबल होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।